माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी सीरीज का 16वां लेक्चर है, लेक्चर 16। इस लेक्चर में जो आपके बोर्ड से जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का हो या डबली रीइंफोर्स्ड बीम का उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उनका सलूशन लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक होगा बीटी एग्जाम क्वेश्चंस। का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक करके एक एक सवाल को देखेंगे और आप लोगों से साथ रूबरू होंगे किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम जो आई हुई है उसको हम लिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम को ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का बीटी यूपी का 2015 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन एक 200 mm चौड़ी, 200 mm चौड़ी, ठीक है, में केवल तनन इस्पात लगा है। में केवल तनन इस्पात लगा है। उसके बाद है 11 किलो न्यूटन, बीम पर पूरा 11 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगा है। बीम में 11 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगा है। बंकन आघूर्ण लगा हुआ है। बंकन आघूर्ण लगा है। बीम की प्रभावी गहराई, क्वेश्चन क्या है? बीम की प्रभावी गहराई एवं क्या ज्ञात करना है? इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं। और यहां दिया है सिग्मा CBC इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m की वैल्यू दिया है 90, स्मॉल m इक्वल टू 90। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और वन बाय हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखो, इसका एक सेक्शन हम लोग आते हैं। इसमें लिखा है एक 200 mm चौड़ी में केवल तनन इस्पात लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। बीम कैसी है? सिंगली रीइंफोर्स्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक केवल तनन में इस्पात लगा हुआ है। तो जब आप क्रॉस सेक्शन ड्रा करोगे तो कैसा क्रॉस सेक्शन होगा? इस तरह से सपोज करो ये आपकी बीम है, ठीक है। तो बीम क्या है? चौड़ी कितनी है? 200 mm। यहां तो आप 200 mm वहां पर डाल दोगे, 200 mm हो गया। और यहां कुछ सरिया लगी है, सरिया की मात्रा हमको पता करनी है जो नहीं मालूम है। तो यहां ऐसे हम दिखा दिए हैं कि ये सरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां से जो डिस्टेंस है आप लोग देखोगे यहां से यहां तक, इसको इफेक्टिव डेप्थ हम लोग कह सकते हैं। तो ये बीम में कहीं न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी और ये पोर्शन हमारा
जो है कंप्रेशन में होगा और ये टेंशन में होगा। तो इस तरह से आप यहां देखोगे कि इसमें डाटा में क्या दिया, पहले ये समझने की कोशिश करें। एक बीम 200 mm चौड़ी में केवल तन इस्पात लगा, तो हमने तन इस्पात लगा दिया यहां पर। और बीम का जो मोमेंट है, वो जो मोमेंट कैरी कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना है, 11 किलो न्यूटन मीटर है। 11 किलो न्यूटन मीटर है। 11 किलो न्यूटन को अगर आप उसमें बदलोगे न्यूटन मिलीमीटर में, तो क्या होगा, 11 को किलो की वजह से 10⁻³ और मीटर की वजह से भी 10⁻³ मिलीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें कि ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डी का क्वेश्चन मार्क है, और AST जो AST लगेगी, जो स्टील की मात्रा है, वो भी क्वेश्चन मार्क है। अब यहां सोचने की बात है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इसका कैसे सलूशन करेंगे। अगर कोई बीम अगर आपको दी गई है, इस तरह की बीम है, तो क्या आपको इसमें बी मालूम है, डी नहीं मालूम है, इसका मतलब हुआ कि बीम को आप कैसे भी डिजाइन करिए जिससे कि डी और आपका AST की मात्रा आ जाए। तो हमारा आप लोग सोचिए, समझने की कोशिश करें कि ये बीम का सेक्शन कैसा लिया जाए। बीम का सेक्शन कैसा हो, सेक्शन कैसा हो, पहले ये सोचा जाए कैसा हो। अगर यहां पर स्टील की मात्रा दी गई होती, डी दी गई होती, तो हम उसमें निकालते कि बीम का सेक्शन को पता करते कि किस तरह का सेक्शन है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर AST भी मालूम होता, AST मालूम होता, आपको स्टील मालूम होता और डी मालूम होता, तो क्या करते हैं आप, जो है एक्स निकाल लेते, एक्स एक्चुअल आप निकाल लेते। लेकिन इसमें क्या है, ये डी नहीं दिया है, डी, ये दोनों चीजें नहीं मालूम है हमको। तो उसमें क्या करेंगे, बीम को कैसे कैरी कराएं, मोमेंट को, इस मोमेंट को कैसे कराएं। हम ये कर सकते हैं, इसको अंडर कराएं, ओवर कराएं या बैलेंस कराएं। तो आप देखो, अंडर ओवर की बात हम लोग तब करते हैं जब हमें ए से बी मालूम होती, हम इसका क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट कर लेते। क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करने का जो तरीका था कि AMC बराबर AMT करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते। लेकिन इसमें ऐसी कोई ये चीजें दी नहीं गई हैं, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस पर जाएंगे, बैलेंस की शरण में जाएंगे कि भाई जय हनुमान जी की, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आपकी शरण में आ गए, बैलेंस जी के शरण में आ जाएंगे। मतलब इकोनॉमिकल या बैलेंस सेक्शन जो सबको बुलाता है, भैया आओ हम बैलेंस कर, हमको डिजाइन करो, तो हम उसको बैलेंस की तरह से डिजाइन करने के बारे में सोचेंगे। तो हमारा रिजल्ट ये है कि एक्स में एक्स एक्चुअल हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसमें हमको जो डाटा नहीं दिया गया है, एस और डी नहीं दिया गया, इसलिए सेक्शन का हम लोग विजुलाइज हम लोग जान नहीं सकते। इसलिए हम बैलेंस के शरण में आए हैं, इनके शरण में आ गए। अब इनके शरण में आ गए तो वही आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे। तो ये हम क्या कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है। अब 1 मिनट के लिए यहां इसको भी मिटा दे रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे समझ में आ गई है। और तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये सभी लोग हम लोग अस्वस्थ हो गए। ये आप लोग अच्छी तरह से मालूम हो गया कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, जो भी हम लोग कर पाएंगे वो बैलेंस से ही काम कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में आ गया कि अब ये बैलेंस की तरह से डिजाइन होगी, बैलेंस सेक्शन हो गया, बैलेंस सेक्शन। अब आप बैलेंस सेक्शन में जाओ तो मोमेंट के बारे में सोचो। स्टेप 1, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है बैलेंस में, या तो CRT मल्टीप्लाई बाई लीवर आर। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, C को लेके चलते हैं। C क्या है, C इज ए कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स है। आपको समझ में आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है। और T क्या है, टेंशन है।
टी इसलिए लेके नहीं चल रहे क्योंकि यहां पर एस की मात्रा नहीं मालूम है, इसलिए टी को हमने नहीं लिया, नॉट टेकन, नहीं लिया। हमने क्यों लिया ये सी को क्यों लिया? क्योंकि सी इसलिए लिया क्योंकि सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम यहां पर आएंगे, सी की वैल्यू के बारे में सोचेंगे। यहां देखिए, इसमें डायग्राम में देखिए, ये आपका सिग्मा सीबीसी हो जाएगा और ये सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगा, और ये जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी? एक्सी, क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। और फोर्स कहां लगेगा? ये इस तरह से लगेगा। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एक्सी बाई 3 के बराबर हो जाएगी। ये आपका सी हो जाएगा और ये यहां पर टी हो जाएगा। तो सी के बारे में बात करें तो सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। तो स्ट्रेस इसमें क्या है आप देखोगे, यहां 0 है, यहां सिग्मा सीबीसी है, तो इसका एवरेज लगाएं। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बराबर क्या होगा? 0 प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2। तो यहां पर आप इसलिए लिख दोगे सिग्मा सीबीसी बाई 2, क्योंकि वेरी कर रहा है इसलिए इसका एवरेज आप गणना करेंगे। स्टील में वेरी नहीं कर रहा है इसलिए डायरेक्ट सिग्मा एस टी ले लेते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रेस आपको समझ में आ गया कि ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां 0, यहां सिग्मा सीबीसी मैक्सिमम बढ़ रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप क्या करोगे? एरिया, कौन से एरिया प्रभावित हो रहा है? देखो आप, न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे एरिया है वो आपका प्रभावित हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए है, तो इसके ऊपर का जो एरिया है वो कंप्रेशन में है। ये एरिया क्या है? कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में है। तो यहां पर एरिया क्या है? बी इंटू एक्सी। एरिया कितना है? बी इंटू एक्सी एरिया है। इस एरिया में अगर आप सी निकालना चाहते हैं तो एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस कर लीजिए, या स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया कर दीजिए। तो एरिया क्या है? बी एक्सी बाई 2 एक्सी इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2। ये हम लोग सी को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आप देखोगे यहां कि इसमें हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो सी हमारा क्या हो गया? यहां पर अब लोग तो दिक्कत नहीं है, सी की वैल्यू आ गई। सी बराबर आ गया 1/2 सिग्मा सी बी सी एक्सी, ठीक है, एक्सी इंटू बी, बी इंटू एक्सी एरिया, दिस इज योर स्ट्रेस। ओके, ये इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 सिग्मा सी बी सी एक्सी बराबर कर दो के डी इंटू बी, ये हो गया के डी इंटू बी। और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू बी डी, के इंटू बी डी। आपके एक्सी बराबर क्या हुआ? के डी। आपने पहले भी दिमाग में अगर याद आ रहा हो तो हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था एक्स बराबर के डी, डी का कुछ पार्ट हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर रख दिया इसको। अब आप देखो इसमें मोमेंट कैसे निकाल लेंगे आप? मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो फोर्स जब काम कर रहे हैं उनके बीच की दूरी। तो यहां से देखो, यहां सी से टी के बीच की जो दूरी है वो हमारा लीवर आर्म है। सी से टी के बीच की जो दूरी है वो लीवर आर्म है। तो सी से टी के बीच की दूरी क्या है? जो लीवर आर्म है। लीवर आर्म कितना है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी, जैसे आपका कपुल होता है उस तरह से। तो इनकी डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो डी हो गई माइनस ये डिस्टेंस एक्सी/3, एक्सी/3 इसका डिस्टेंस हो गई। अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? डी माइनस के डी बाई 3। तो आप क्या करोगे? डी को कॉमन लोगे तो 1 माइनस के बाई 3। 1 माइनस के बाई 3 को आप जे लिखते हो, इसलिए हो जाएगा जे इंटू डी। इसलिए हम लोग जेडी की तरह से यूज कर रहे हैं। जेडी किसी डिपार्टमेंट का ज्वाइंट डायरेक्टर है, तो जेडी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? मोमेंट की वैल्यू इसमें लीवर आर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें।
तो मोमेंट आपका निकल के क्या आ जाएगा, 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू बी डी मल्टीप्लाई बाई जे डी। और सिंप्लीफाई कर लो आप, 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, यहां पर हमने पहले क्या बताया था, ये जो वैल्यू है आपकी 1/2 सिग्मा सी बी सी के जे को हम लोग क्यू कहते हैं। क्यू मोमेंट कोफिशिएंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट। तो यहां पर हमारा सिंप्लीफाई क्यों आया, मोमेंट हमारा कितना आ गया, m इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे, ये हमारा Q और बी डी स्क्वायर। इसलिए बच्चों इसको याद रखना पड़ेगा, 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे। अब ये आपको Q कहलाता है, दिस इज कॉल्ड Q। दिस इज Q इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे। हमने जो पिछले लेक्चर बताया है तो इसको टेबुलेशन फॉर्म में बताया है, के जे क्यू और पी का भी वैल्यू हमने निकाला था। तो यहां पर क्या करोगे, Q की जो है ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो आप Q को निकाल लो, Q बराबर कितना हो गया, 1/2 सिग्मा सीबीसी कितनी वैल्यू है, 5, ठीक है। K की वैल्यू क्या होगी, 0.4, J की वैल्यू क्या होगी, 0.87। अब आप यहां देखो K की वैल्यू क्यों हमने 0.4 लिखा है, K इक्वल टू लिखा है 0.4। अब K की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, अगर माइल्ड स्टील यूज करोगे तो K बराबर आपका 0.4 आएगा। अगर आप HYSD यूज करोगे तो इस वैल्यू K की वैल्यू कितनी आएगी, 0.29। दो चीजें ही आपको याद रखना है, K बराबर होगा 0.4 जब आप यूज करेंगे माइल्ड स्टील, और K बराबर होगा 0.9 जब आप यूज करेंगे HYSD। ये आपके लिए इजी होगा। तो इस हिसाब से आप J की वैल्यू भी फाइंड आउट। अब आप K की वैल्यू अगर नहीं मालूम है, याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, K बराबर 1/1 प्लस सिग्मा ST बाई M सिग्मा CBC से फाइंड आउट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 140, इसको रख दीजिए, इसको 19 रख दीजिए, इसको 5 रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.404 समथिंग आ रही है। तो हमने ले लिया है 0.4, ठीक है। इसको आप इजीली देखो, K की वैल्यू क्या हो गया, 1/1 प्लस सिग्मा ST डिवाइडेड बाई M सिग्मा CV से। यहां हमने जब वैल्यू रख दी है उनकी करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू आ गई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इस वैल्यू को रख करके फाइंड आउट कर ले, जो 0.4 के बराबर हमारा आ रहा है। तो यहां पर हमने 0.4 K की जगह 0.4 कर दिया। J की वैल्यू क्या निकाला है, J बराबर 1 माइनस K/3। तो 1 माइनस 0.4/3, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है 0.87, इसलिए हमने वहां 87 लिख दिया है। तो Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटर की मदद ले लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे, आपको घबराना नहीं है। क्यों हम यूज कर रहे हैं ये हमारे समझ में आ गया है। तो 0.5 1/2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.87, ये हमारा कितना आ गया, 0.87। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 0.87। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, 0.87 हो गई। तो अब हमारे पास M की वैल्यू क्या हुई, M बराबर QBD², जो ये बहुत नोन इक्वेशन हम लोग बराबर यूज करेंगे। जब हम सिंगली रिइंफोर्स्ड डिजाइन करेंगे तो कोई भी सेक्शन हम डिजाइन करेंगे तो बैलेंस ही डिजाइन करें, अंडर ओवर हम सब भूल जाएंगे, केवल बैलेंस को ही डिजाइन करेंगे। इसलिए बैलेंस हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो Q बराबर हमारा है 0.87, B बराबर हमारा है 200 और D जो है हमको मालूम नहीं है। तो आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर जो हमारा मोमेंट दिया है उसको बराबर कर दोगे। तो MR इक्वल्स टू 11 इंटू 10⁶। ये किसमें है, न्यूटन मिलीमीटर। इसमें जो बदलने में
आप कभी परेशान ना हो। अगर आपको इसको किलोमीटर मीटर में है तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिए, किलो न्यूटन मीटर में है तो 10⁻6 से गुणा कर दीजिए तो न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगा। तो अगर आपको किलो न्यूटन मीटर लिखा है तो ये तब्दील कैसे करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगा। सॉरी, अगर 10⁻6 से गुणा कर दोगे तो ये न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगा। अगर आप न्यूटन मिलीमीटर को किलो न्यूटन में बदलना चाह रहे हो तो 10⁻6 से इसमें गुणा कर देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप चेंज कर लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे कि जो मोमेंट है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मिलीमीटर या किलो न्यूटन मिलीमीटर होगा। तो ये हम वैल्यू, क्योंकि सब ये न्यूटन ये मिलीमीटर वगैरह में है इसलिए इसको हमने इसमें तब्दील कर दिया है। तो अब आप बदल कर दो, कर दो 0.87 × 200 d स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया, 11 × 10⁻6 हो गया। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर कर दीजिए इसका 11 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.87 × 200। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 0.87 गिव आउट इतना डिवाइडेड बाई 200 गिव आउट इतना इंटू 1 3 4 5 6 इतना। इसका हम लोग रूट और निकाल लेते हैं 5747.12 11 × 10⁻6 देखो 11 × 1 2 3 4 5 6 भागे 0.87 भागे 200 इतना √63 63218.39 251.43 चेक कर लीजिएगा इसका 251.43 ये आया है 251.43 251.43 मिलीमीटर। दिस इज योर डी। एक बार और कैलकुलेट कर चाहे देख लें आप। तो 11 इंटू 1 2 3 4 5 6 भागे 0.87 भागे 200 उतना √6328.3908 251.43 आ रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी बराबर आ गया 251.43 मिलीमीटर। अब इसको क्या करते हैं, जैसे आप ये वैल्यू दी गई है, ये तो इम्प्रैक्टिकल ऐसे वैल्यू आई, हमको जो वैल्यू देना है तो डी की वैल्यू थोड़ा राउंड करके या कुछ ऐसे बढ़ा करके या तो 250 रख देंगे या 250 होता है, लेकिन हम 251 ये वैल्यू आ गई है तो हम इसको एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा क्या है, AST स्टील की मात्रा। तो आप यहां ध्यान रखो कि 251.43 मिलीमीटर आई है, जो प्रैक्टिस में हम रखेंगे नहीं, लेकिन ये वैल्यू जो आई है न्यूमेरिकल के हिसाब से हम इसको टेकअप कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें करेंगे। अब आप देखो कि स्टील की मात्रा ज्ञात करना, तो क्या करोगे, C बराबर T कर सकते हो, C बराबर T कर दे बैलेंस सेक्शन में। तो C बराबर कितना हमारा था, 1/2 सिग्मा CBC राइट इंटू B इंटू KD के बराबर था। ये स्ट्रेस था और ये एरिया था, B इंटू XC जो है हमने KD कर दिया, ठीक है।
ये वैल्यू क्या थी, सी बराबर 1/2 सिग्मा सी बी सी बी इंटू एक्स सी। ठीक है, तो एक्स सी की जगह हमने क्या रख दिया है, के डी रख दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 जो रखा था सिग्मा सी बी सी के इंटू बी डी। ये आपका एक इक्वेशन है, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है। और AST के लिए T बराबर क्या होगा, AST इंटू सिग्मा ST, क्योंकि ये बैलेंस है इसलिए तीसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को बराबर कर दीजिए, तो AST C बराबर T, तो क्या हो जाएगा, AST आप इधर रख दो, AST इंटू सिग्मा ST बराबर 1/2 सिग्मा CBC K इंटू BD, K इंटू BD। BD मालूम हो गया, तो AST की वैल्यू आप निकाल लो। AST बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सिग्मा CBC K इंटू BD डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। अब इसको ऊपर ले आओ, आप ऊपर ले आओ, ऊपर लाए जरा से आपको उसको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहां पर देखेंगे AST आप डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। AST बराबर आ गया 1/2 सिग्मा CBC राइट K इंटू BD डिवाइडेड बाई AST, सॉरी सिग्मा ST। अब यहां पे जो वैल्यू आप जानते हैं उनको रख दीजिए। तो यहां पर 1/2 हो गया, सिग्मा 5 हो गया, K की वैल्यू आपने 0.4 निकाली है, B की वैल्यू आपने 200 ली है, और D की वैल्यू कितनी आई, 251.43 आई। ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा ST 140। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा इंटू 200 इंटू 0.4 इंटू 2.5 ना 0.40 359.18। ये आ रहा है 359.18, किसमें आया, mm²। तो आपके दो वैल्यूज दोनों आ गए, यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और यहां क्या वैल्यू आ गया, आपके दोनों वैल्यूज हमको नोन हो गए। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। क्या होंगे, D बराबर आया है 251.43 मिलीमीटर, और AST बराबर आया है 359.18 mm²। अब इसको अगर आप सरिया में बदलना चाहते हैं तो कैसे करोगे, कि जैसे 12 mm की सरिया दिया, तो A5 मतलब 12 mm की सरिया का एरिया कितना होगा, 5/4 इंटू 12², 0.785 मल्टीप्लाई बाई 144, कितना आ गया देखो करके। तो एक सरिया का कितना वैल्यू होगी, 0.785 इंटू 144, ये आ गया 113 हो गया इसका। तो अब सरिया जो रखेंगे, कितना रखेंगे, 4 सरिया रखनी पड़ेगी आप मजबूरी में। तो 4 नंबर्स 12 कितना एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,400, 13,452 करीब हो जाएगा। 3 सरिया रखेंगे, 39, 339 हो रहा है, थोड़ा स्लाइटली कम हो रहा है, लेकिन 12 mm से कम की सरिया हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए 4 नंबर सरिया हमको रखनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसमें देख लो, अगर इसमें अगर कोई और कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कुछ है तो इसको चेक कर लीजिए आप। तो 5 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 251.43 उतना भागे 2 उतना भागे 140, 359.18। तो वही आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू आई है वही है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम जो है अभी छोटी सी प्रॉब्लम की है जो 2015 में पूछी गई थी। 2015 की या 2015 की प्रॉब्लम थी।
दिस वाज 2016 की थी, 15 की थी। तो ये 2000 BTUP में 2015 की ये प्रॉब्लम थी जो 10 नंबर की थी। ठीक है, तो इसमें हमारा थ्योरी भी रहता है और न्यूमेरिकल्स भी रहता है। तो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरी क्या क्या है, हमको इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। तो थ्योरी में क्या होता है, जैसे आपको एजम्पशंस जो होंगे, हम एक बार और आपको रिपीट कर रहे हैं कि अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड है तो उसमें हमारे जो एजम्पशंस हैं क्या होंगे, मान्यताएं क्या होंगी। मान्यताएं में आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, एजम्पशंस इन दिस 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है, एजम्पशन इन WSN, जो डिजाइन का आधार है, डिजाइन करने का आधार है। तो उसमें क्या है कि नंबर 1 पे है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एंड बिफोर प्लेन सेक्शन remain plane before and after bending, बेंडिंग होने पे भी प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहता है, भले ही आपको दिखता है कि बेंड हो रही है लेकिन वो नेचुरली अपने ही उसमें रहती है। इसलिए इसका स्ट्रेन डायग्राम जो है, इसका मतलब हुआ कि जो स्ट्रेन डायग्राम परिवर्तन होगा इस तरह से, वो इस तरह से परिवर्तित होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका मतलब। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि ऑल द टेंशन टू बी बॉन्ड बाय स्टील नन बाय कंक्रीट। दूसरा क्या है, टेंशन जो है, टेंशन जो क्या करेगी, टेंशन स्टील वहन करेगी, स्टील वहन करेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रेस और डायग्राम, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है दोनों का, वो लीनियर होगा, वो लीनियर होगा माने इलास्टिक बनाया गया इसको, ये इलास्टिक है, जबकि कंक्रीट इलास्टिक नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रेस डायग्राम जो आप ड्रा करोगे, ये मान लीजिए आप ड्रा करते हैं स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है आपका और ये स्ट्रेन है, तो ये आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन है। तो जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कैसे होता है, ये इस तरह से, यहां पर आपका सिग्मा ST/M होता है, यहां पर आपका सिग्मा CBC होता है। तो थर्ड पॉइंट है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप 4 लिख के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पांचवा पॉइंट ये हो सकता है कि टेंशन स्टील जो यूज कर रहे हैं उसमें कोई पहले से प्रू स्ट्रेस ना हो, और दोनों जो है पांचवा पॉइंट में कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्टील जो यूज कर रहे हैं उसमें पूर्व में कोई तनन नहीं होगा, पूर्व में स्ट्रेस नहीं होगा। और छठवां पॉइंट है कि वो परमिसिबल वैल्यू के अंदर रहेंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस के अंदर होंगे या बराबर होंगे, अंदर या बराबर होंगे। तो ये आपका महत्वपूर्ण, यही 5 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा थ्योरी में। कहने का मतलब हुआ प्लेन सेक्शन रिमेन, ये आप याद रखो। दूसरा टेंशन टू बी बॉन्ड बाय स्टील पूरा वहन करेगा, कंक्रीट नहीं वहन करेगा। स्ट्रेस डायग्राम जो है लीनियर होगा, और ये M की वैल्यू जो है 280/3 सिग्मा CBC से फाइंड आउट करेंगे। तो पूरी स्ट्रेस नहीं का हुक्स लॉ फॉलो करेगा, इलास्टिक रहेगा, इस तरह के बाद और पॉइंट जैसे अपने अंदर रहेंगे। ये 4-5 पॉइंट आप लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से सिंगली रीइंफोर्स बीम का हम लोग काम कर लेंगे। अब आपको जैसे सपोज करो कि डबली रीइंफोर्स बीम, सिंगली रीइंफोर्स डबली बीम, थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं क्या अंतर है दोनों में, दोनों में क्या अंतर है। और आपके क्वेश्चन है कि डब्ल्यू और सिंगली में अंतर क्या है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगली रीइंफोर्स बीम वर्सेस डबली रीइंफोर्स बीम। तो सिंगली रीइंफोर्स बीम और डबली रीइंफोर्स बीम में क्या अंतर है। सिंगली रीइंफोर्स बीम में तनन में ही केवल स्टील प्रोवाइड किया जाता है, और डबली रीइंफोर्स बीम पे
तनाव और कंप्रेशन दोनों में प्रोवाइड किया है। इसका कारण क्या है कि अगर आपका जैसे क्रॉस सेक्शन जो है लिमिटेड है, ये क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ स्टील की जो मात्रा प्रोवाइड है इसके लिए बी और डी आपको फिक्स कर दिया गया है, और मोमेंट जो ये बैलेंस में कैरी करती है m बराबर क्यू बी डी स्क्वायर, बैलेंस में कैरी करती है, वो मोमेंट से जो इसमें मोमेंट दोबारा हम जब लगाते हैं m1 कोई मोमेंट है जो कि ग्रेटर देन m हो जाता है, तो क्या हो जाएगी, बीम ओवर इनफोर्स बीम हो जाएगी। लेकिन ओवर इनफोर्स बीम को हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, डबली रीइंफोर्स बीम अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए फिर बीम के दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए सिंगली रीइंफोर्स बीम हो गई आपकी, प्लस एक बीम जो अलग से बना रहे हैं उसमें कंक्रीट नहीं है, नो कंक्रीट, क्या है, नो कंक्रीट है। लेकिन ये जैसे सिंगली रीइंफोर्स बीम है, सिंगली रीइंफोर्स बीम ये है, और ये इसमें क्या किया, यहां स्टील लगा दिया और यहां स्टील लगा दिया, तो ये स्टील क्या हो गया, ये दूसरा ये MC1 हो गया, MC इंटू ASC यहां पर लगा दिया, इक्विवेलेंट एरिया को लगा दिया, और यहां पर क्या किया, यहां भी स्टील हमने लगा दिया, लेकिन यहां पर जो है कंक्रीट नहीं है, तो इनके द्वारा एक जो कंप्रेशन का फोर्स यहाँ C2 आ जाएगा और यहाँ पर T2 आ जाएगा। तो ये फोर्स के द्वारा अतिरिक्त जो मोमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर M1 मोमेंट, इसको फॉर द टाइम बिंग M1 मान लें, इसको M2 मान लें, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपका जो मोमेंट है, टोटल मोमेंट, इसको इस फॉर द टाइम बिंग इस तरह से सोच सकते हो आप लोग कि आप ऐसे सोचो कि जो मोमेंट M1 मान लीजिए बैलेंस बीम में है, जो कि टोटल मोमेंट से कम हो गया है, कम हो गया, इज लेस देन M, तो क्या हुआ, M माइनस M1 इक्वल टू M2। जो अतिरिक्त मोमेंट है, ये अतिरिक्त मोमेंट आपको क्या करना है, इस बीम के द्वारा दूसरी बीम के द्वारा कैरी की जाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहली वाली जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील वाले पोर्शन में थोड़ा मात्रा बढ़ा देते हैं, माने जो आप पहले AST यूज करते थे वहां पर आ गया AST1 के बराबर हो गया ये, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है स्टील हम और लगा देते हैं जिससे इस तरह का फोर्स क्रिएट हो जाए। कहना मतलब बैलेंस बीम प्लस अतिरिक्त बीम जिसमें कि टेंशन और कंप्रेशन में स्टील लगी है, उनसे हम मोमेंट कैरी करा लेते हैं। तो इस तरह से ये बीम जो हमारी है डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो जाती है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या है, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन प्लस ऑक्सिलरी बीम जिसमें कि टेंशन में थोड़ी सी स्टील की मात्रा और उसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन में स्टील लगा करके दूसरा मोमेंट M2 के बराबर कैरी कराते हैं, जिससे हमारा डबली रीइंफोर्स्ड वो मोमेंट को कैरी करने में समर्थवान हो जाता है। तो यहाँ पर यही देखने की जरूरत है कि M1 बराबर, आप देखो क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे कि पहले आप करोगे M1 बराबर QBD स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे। अगर जो M दिया गया है इज ग्रेटर देन M1, ठीक है, दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि M माइनस M1 बराबर M2 की जरूरत आपको पड़ेगी, जो कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम के द्वारा कैरी किया जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि M1 बराबर QBD स्क्वायर आप निकाल लिया, मोमेंट जो दिया गया उससे तुलना कर लीजिए, तुलना करने के बाद जब ऐसा केस आता है तो वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो जाएगी। तो हम इसमें M1 बराबर QBD स्क्वायर इसका मोमेंट हो गया, और यहां पर इसके द्वारा AST1 भी निकाल लेते हैं, AST1 और M1 बाई सिग्मा ST और डिस्टेंस D माइनस x/3 हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दूसरे केस में जब जाओगे तो AST2 क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इनकी डिस्टेंस क्या है, D माइनस D डैश, क्योंकि यहां से ये जो कवर है वो D डैश पे है। तो AST बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपान सिग्मा ST और D माइनस D डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके AST1 AST2 हो गया, और ASC जो निकालना होता है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ASC क्या होता है, जैसे ये सेक्शन में हमने लिया है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टील जो लगाई वो कंक्रीट के कितने के बराबर हो गई, MC इंटू ASC हो गई, लेकिन ये जगह भी घेर रही इसलिए इसको घटा दिया, तो कितना रिजल्टेंट हो गया, MC माइनस 1 इंटू ASC, क्योंकि कंप्रेशन में है तो वो जगह जो स्टील घेर रही है
पहले तो कंक्रीट में बदल गई, कंक्रीट बदलने के बाद जगह भी है तो उसको हटा दिया, इसलिए यहां हटा दिया। इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई यहां से और ये टेंशन के बीच की दूरी वो d माइनस डी डैश है, ये क्योंकि ये डी डैश है। तो मोमेंट क्या होगा आपका, मोमेंट क्या होगा m2 इक्वल टू फोर्स c इंटू लीवर। c बराबर कितना है mc माइनस 1 इंटू ASC है, ये एरिया जो यहाँ आ रहा है। और ये इसका डायग्राम में जो स्ट्रेस डायग्राम में कैसे देखोगे आप, कैसे, एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा मिटा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रेस डायग्राम कैसे बन रहा है इसका, यहाँ मान लो न्यूट्रल एक्सिस इसके लाई करके ये हो गया, तो ये स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ सिग्मा सीबी वैल्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा डैश सीबी हो जाएगा। अगर ये सीबी बराबर हो तो यहाँ पर सिग्मा सीबी डैश को हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दो ट्रेंगल लेते हैं। एक ट्रेंगल हम आप ले लेंगे ओ A1 A2 मान लीजिए आप, और एक ट्रेंगल लेंगे A B1 B2 मान लीजिए। तो दो ट्रेंगल हो गए आपके, और ये डिस्टेंस यहां से कितनी है, ये x है, और ये डिस्टेंस यहां से कितनी है, d डैश है। तो दो ट्रेंगल हो गए, एक ट्रेंगल आपका इस तरह से हुआ है, इस तरह से, ये सिग्मा CB है और ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इसका वैल्यू क्या लिया, सिग्मा CB डिवाइडेड बाई x कर दिया। दूसरा ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, दूसरा ट्रेंगल d डैश डिस्टेंस पे हट के ले रहे हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, इस तरह का ट्रेंगल आ रहा है, देखिए किस तरह ट्रेंगल आ रहा है, इसकी वजह से ये आ रहा है, ये आपकी डिस्टेंस, ये कितना, ये वैल्यू कितना है, सिग्मा डैश, और ये डिस्टेंस कितनी है, x माइनस डी डैश। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा डैश CB डिवाइडेड बाई x माइनस डी डैश। इसलिए सिग्मा डैश CB जो वहां पर लग रहा है वो कितना हो जाएगा, x माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई सिग्मा CB, ये हो जाएगा। यहां पर स्ट्रेस हो गया, तो ये स्ट्रेस को इसके साथ एरिया के साथ गुणा कर दो, आपने गुणा कर दिया, दैट इज सिग्मा CB x माइनस डी डैश अपॉन x मल्टीप्लाई बाई सिग्मा CB। अब आपके लीवर आर्म कितना है, d माइनस डी डैश, ये आपका मोमेंट हो गया m2। m2 मालूम रहेगा, इसमें क्या नहीं मालूम रहेगा, सिग्मा CBC के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू आप क्रिटिकल हो जाएगी। तो इसमें अगर बैलेंस है तो x बराबर x क्रिटिकल हो जाएगी, दैट इज KD के बराबर हो जाएगी। सिग्मा CB जो है आपका सिग्मा CBC के बराबर हो जाएगी जब मोमेंट दिया गया होगा उस केस में। तो इसमें क्या है, d डैश सारा मालूम होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ASC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, m2 डिवाइडेड बाई ये आप mc माइनस 1 x माइनस डी डैश अपॉन x सिग्मा CBC d माइनस डी डैश। इस क्वेश्चन से आप ASC को फाइंड आउट कर लोगे। तो ASC का फार्मूला क्या है, ये आप सेकंड में समझ सकते हो। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये बीम आप इसको समझने की कोशिश करो, तो ये चीजें बहुत सिंपल सी हैं कि हमारा ASC क्या हो गया, ASC इक्वल टू m2 कहां से आया है, m माइनस m1 से आया है। तो इसमें वैल्यू क्या हो गया, दैट इज mc माइनस 1 इंटू x माइनस डी डैश अपॉन x, यहाँ सिग्मा CBC का रख दोगे, ठीक है, और d माइनस डी डैश, सिग्मा CBC d माइनस, ये निकाल के आप ASC को फाइंड आउट कर लो। दिस इज योर ASC, और AST क्या हुआ, AST1 प्लस AST2। तो हमने पिछले प्रॉब्लम भी किया है, AST1 को भी बताया था कि कैसे वो फाइंड आउट करें। AST1 के लिए बताया था कि AST1 इक्वल टू m1 अपॉन सिग्मा ST, इसमें d माइनस x बाई 3 है, क्रिटिकल ले लोगे x बराबर, और AST22 क्या है, इसमें लीवर आर्म क्या है, m2 अपॉन सिग्मा ST d माइनस डी डैश है। तो ये दोनों के माध्यम से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने आपको रफली बताया है, और जब जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको कहीं भी आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम इसको आपको दोबारा भी समझा सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम इसमें से जो प्रॉब्लम बोर्ड में आई हैं उनको ग्रेजुअली अगले लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे, जिससे आप इसको आगे भी कंटिन्यू करिए।
और बच्चों पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको किसी तरह की इसमें कोई भी बोर्ड की प्रॉब्लम हो, थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, अब सब हम मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।